हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अजमत इंग्लिश स्टडी क्लासेस। आज का टॉपिक क्लास 9 के बुक से लिया गया है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें कि आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी है, उनके बचपने से लेके उनके डेथ तक, और उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं उन सारी अचीवमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The Sound of Music Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. This story is based on Shehnai Maestro, Ustad Bismillah Khan, from birth till death, from learning Shehnai up to the achievements. ये स्टोरी बिस्मिल्लाह खान की है, जो कि एक फेमस शहनाई वादक थे, ये सभी जानते हैं। और इस वीडियो में और इस चैप्टर में उनके बर्थ से लेके उनके डेथ तक और उनके शहनाई सीखने से लेके उनके वेरियस अचीवमेंट्स तक की स्टोरी है। नाउ लेट गेट स्टार्टेड। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. ये बात तब की है जब औरंगज़ेब बादशाह हुआ करते थे इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया था कि पुंगी, उस टाइम शहनाई नहीं थी, उस टाइम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम पुंगी था। एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ में कि ये पुंगी है। तो इस तरह से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था और इन्होंने अपने रॉयल रेसिडेंस में औरंगज़ेब ने बैन किया था, क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो बहुत श्रिल थी, मीन्स जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो, पियर्सिंग साउंड थी और अनप्लेजेंट भी थी। A power of a family of professional musicians who had the access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than pungi and made 7 holes on the body of the pipe. एक बार्बर था, बार्बर परिवार का एक शख्स था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस था, और इसके फैमिली में सारे लोग म्यूजिशियंस थे और वो रॉयल पैलेस आया जाया करता था। तो उसने रॉयल पैलेस, अब बार्बर्स वगैरह रॉयल पैलेस क्यों जाते हैं, महाराजा के और उनके घर के लोगों के हेयर कटिंग करने वगैरह, उनके शेव वगैरह करने वगैरह इस उस ज़माने में। तो उसने सोचा कि अच्छा इनके ये इस बार्बर के पूरा ख़ानदान ही, पूरा परिवार ही क्या था, म्यूज़िशियन था। तो उसने सोचा कि इसकी कुछ टोनल क्वालिटी चेंज की जाए, मतलब कि टोन ऑफ म्यूज़िक चेंज की जाए पुंगी की। तो उसने क्या किया, एक पाइप लिया, नेचुरल हॉलो स्टेम, मीन्स लाइक बैम्बू की तरह से, जो अंदर से हॉलो रहता है, और लंबा था पाइप, और वो स्टेम लंबी थी और चौड़ी थी, पुंगी से ज़्यादा लंबी और चौड़ी थी। उसने उसमें 7 होल्स किए, उसने उसमें 7 होल्स किए और फिर इसको एक नया रूप दिया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played it before the royalty, and everyone was impressed. It had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, it was named as Shehnai. तो जब इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उस बार्बर ने बजाया, तो जैसे कि होता है फ्लूट वगैरह में, बांसुरी वगैरह में और शहनाई वगैरह में होल्स होते हैं, तो पाइप में, तो उसको क्या करते हैं कि अप एंड डाउन उसको ओपन और क्लोज़ किया जाता है, और एक तरफ से हम अपनी सांस को उसमें फूंकते हैं और फिर उसको होल्स को ओपन और क्लोज़ करते हैं, तो उससे एक मेलोडियस साउंड निकलती है। तो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस हुई, जो न्यू इंस्ट्रूमेंट था, उसकी साउंड जो थी वो बहुत ही स्वीट टोन थी। मेलोडियस मीन्स स्वीट टोन्स। तो ये नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो नाई ले गया रॉयल्टी में, मतलब कि रॉयल फैमिली में, और वहाँ इसने परफॉर्म किया, बजाया, और सारे लोग बहुत ही इम्प्रेस हुए इसकी टोनल क्वालिटी, इसकी आवाज़ सुन के। और चूँकि अभी एक नया इंस्ट्रूमेंट हो गया था, तो इसको एक नया नाम देना चाहिए था। तो जैसा कि कहा जाता है कि ये पहली बार शाह के चैम्बर में, मीन्स
रॉयल फैमिली में वहाँ के रेसिडेंस में इसको बजाया गया था और बजाने वाला एक नाई था, तो इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and North Indian wedding. In the past, the Shehnai was the part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at the royal courts. The credit for bringing it onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. अब ये शहनाई की आवाज़ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी और सुरीली थी, तो इसी तरह से इसको ऑस्पिशियस माने जाने लगा, बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि अच्छा और समथिंग रिलेटेड विथ होली थिंग्स, तो इसीलिए इसको टेम्पल्स में बजाया जाने लगा उस टाइम। और नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत में जो शादियां होती थी उसमें वेडिंग में शहनाई वगैरह बजाया जाने लगा, और आज भी ये परंपरा कायम है। और उस टाइम क्या हुआ था कि राजा महाराजा लोग थे, तो उनके लिए संगीत का प्रोग्राम भी हुआ करता था उनके दरबार में, उनके घर में, उनके कोर्ट्स वगैरह में। तो उस टाइम नौबत मीन्स 9, तो 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उसमें शहनाई को भी शामिल किया गया। और इसका क्रेडिट शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे और मंच पे लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Tumbarao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing Bhojpuri Chatta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago. Later earned the Bharat Ratna Award. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो उनका घर डुमराव बिहार में था, और ये डुमराव बिहार एक छोटी सी रियासत थी, किंगडम थी। तो अपने घर के आसपास पौंड था, तो पौंड में के आसपास ये गिल्ली डंडा खेला करते थे, और ये रेगुलरली कहाँ जाते थे, पासी में एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ जाते थे और गाना गाते थे भोजपुरी चैत्या। अब चैत्या क्या होता है कि ये एक तरह का गाना होता है जो कि चैत्र मास में, मीन्स चैत्र मंथ में, जो हिंदी कैलेंडर का मंथ होता है चैत्र, उसमें ये गाया जाने वाला एक तरह का फोक म्यूज़िक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये इनको एट द एंड ऑफ द सॉन्ग उनको 1.25 किलो का लड्डू वहाँ के लोकल महाराजा ने दिया। तो ये इनकी पहली, एक तरह से कह लीजिए पहला गिफ्ट था या पहला प्राइज़ था, और उसके 80 इयर्स के बाद इन्हें भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Paighambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. अब इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और वेल नोन म्यूज़िशियन फैमिली में, कि इनके घर में सभी म्यूज़िशियंस थे। इनके ग्रैंडफादर जिनका नाम रसूल बख्श खान था वो भी म्यूज़िशियन थे, और इनफैक्ट वो शहनाई नवाज़ थे, मीन्स ही वाज एन एक्सपर्ट शहनाई प्लेयर भोजपुर के राजा के दरबार में। बिस्मिल्लाह खान के फादर पैगंबर बख्श ये भी शहनाई वादक थे, और इनके बाकी के पैटर्नल मीन्स फ्रॉम फादर साइड, जैसे इनके पापा चाचा हो गए या बड़े पापा हो गए, ये सब लोग भी शहनाई के प्लेयर्स थे, मीन्स शहनाई बजाना जानते थे। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah accompanies his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras, where Bakhsh was employed to play the Shehnai.
3 साल की उम्र में इनकी मदर इनको अपने मायके ले जाती है, मीन्स मैटरनल मीन्स फ्रॉम मदर साइड्स, जैसे कि मामा होते हैं वो मदर साइड से होते हैं, तो ये अपने मायके ले गई जो कि बनारस में था। और यहाँ बिस्मिल्लाह खान जब रहा करते थे तो ये अपने मामा के साथ अंकल जिनका नाम अली बख्श था जो कि विष्णु टेम्पल बनारस में ये एम्प्लॉयड थे, तो ये उनके साथ विष्णु टेम्पल जाया करते थे। विष्णु टेम्पल में अली बख्श एम्प्लॉयड थे, मतलब कि वहाँ जाके सुबह सुबह जो भजन कीर्तन होता था तो उसमें ये शहनाई भी बजाया करते थे। He started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude and improvise and invent ragas. अब शुरुआत में इन्होंने कुछ शिक्षा दीक्षा लेना शुरू किया कि शहनाई को कैसे बजाया जाता है। तो ये क्या करते थे कि पूरा दिन ये थ्रू आउट द डे ये शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर आने वाले साल में ये उसके बाद बालाजी और मंगला मैया टेम्पल्स में भी जाने लगे और वहाँ शहनाई बजाने लगे और ये गंगा के घाट के किनारे बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। और ये गंगा का घाट इनका फेवरेट प्लेस हो गया था, हैंग आउट हो गया था। हॉन्ट मीन्स हैंग आउट और अप्रेंटिस मीन्स जो लर्नर होता है। तो इस यंग लर्नर के लिए बिस्मिल्लाह खान के लिए गंगा के घाट और गंगा का किनारा वहाँ बैठ के ये प्रैक्टिस किया करते थे और ये इनकी प्रैक्टिस की फेवरेट जगह हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ इनको सॉलिट्यूड मिलता था, मीन्स अकेलापन मिलता था। और उस टाइम के ज़माने में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी घाट पे नहीं हुआ करती थी और इसकी वजह से इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया राग्स में, जो भी राग थे बांसुरी में उसमें इम्प्रूवमेंट किया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted him and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938, he was often heard Shehnai player on radio. 14 साल की उम्र में ये इलाहाबाद आए। यहाँ पास इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि बड़े बड़े जो भी संगीतकार थे और क्लासिकल सिंगर्स थे वो भी आए हुए थे। तो इसमें एक फैयाज़ ख़ान भी थे। तो उन्होंने जब इनकी बांसुरी सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शाबाशी दिया। पैटेड मीन्स जब हम सर पे या पीठ पे किसी को हल्के हल्के थपकी देते हैं और कहते हैं कि वेल डन, इस तरह की चीज़ें शाबाशी देना। तो उन्होंने फैयाज़ ख़ान ने पैट किया, शाबाशी दी बिस्मिल्लाह खान को और कहा कि मेहनत करो और तुम इस लाइन में, इस फील्ड में कामयाब हो सकते हो, कामयाब हो जाओगे। अब 1938 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई लखनऊ में। तो रेडियो में जब भी जैसे ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जब शुरू हुआ करती थी तो शहनाई से या फिर और कोई क्लासिकल म्यूज़िक से तो उसमें बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की भी आवाज़ें सुनी जा सकती थी और ये अक्सर शहनाई बिस्मिल्लाह खान की उस टाइम रेडियो पे सुनी जा सकती थी। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai by Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tourist with Destiny. अब क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो शहनाई से इस आज़ादी का और इस देशवासियों का स्वागत किया बिस्मिल्लाह खान ने। और उस समय इन्होंने कौन सी राग सुनाई थी? राग काफ़ी। अब राग काफ़ी ये भी एक राग होती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की, जिसे सारे गामा पाधा निसा उस तरह से। और ये 9 बजे रात से लेके फिर पूरी रात, फिर अगले सुबह और 12 बजे तक ही
ये राग होती है जिसे राग काफ़ी कहते हैं, 12 बजे दिन तक। तो रेड फोर्ट में इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और वहाँ लार्ज गैदरिंग थी, जैसे आजकल भी होता है जब भी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्लैग होस्टिंग करते हैं, झंडा फहराते हैं, तो लार्ज ऑडियंस रहती है उनको सुनने के लिए। तो इसी तरह से उस टाइम भी लार्ज ऑडियंस बैठी हुई थी और वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने आगे उसी समारोह के दौरान एक अपनी स्पीच दी, टूरिस्ट विद डेस्टिनी। अपनी स्पीच में इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि इंडिया हैड कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव फ्रीडम। इंडिया, सारे इंडियंस जो थे एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाई लड़ी, किस लिए? आज़ादी हासिल करने के लिए। तो टूरिस्ट विद डेस्टिनी का ये मतलब होता है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज to Afghanistan, where King Zahir Shah gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. सोविनायर्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ें जिसको हम अपने एक मेमोरेबल थिंग जो होती है, जैसे कोई ट्रॉफ़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ें जिसे हम अपने ड्राइंग रूम में या अपने घर में रखते हैं याद के लिए कि ये चीज़ हमें यहाँ से मिली थी और इन्होंने दिया था। तो इनकी पहली विदेश यात्रा होती है अफ़गानिस्तान को, और वहाँ के जो राजा उस टाइम रहते हैं ज़ाहिर शाह, तो वो इनकी बांसुरी सुनते हैं और बहुत ही प्रभावित होते हैं और वो इनको पर्शियन कारपेट्स देते हैं और साथ ही साथ कुछ सोवेनायर्स भी देते हैं। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai, and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanadhi Appanna. Bismillah's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya was a nationwide chart buster. अब इनसे बहुत लोग प्रभावित हुए। उसमें से एक फ़िल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी थे। वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम ही शहनाई के ऊपर रख दिया और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। इसी तरह से कन्नड़ा साउथ इंडियन एक डायरेक्टर हैं विक्रम श्रीनिवास, तो उन्होंने अपनी मूवी का नाम भी सनाधि अपन्ना मतलब शहनाई के नाम पे रख दिया। और बिस्मिल्लाह खान की एक कॉम्पोजिशन थी, मतलब उनका एक गाना था जिसके बोल थे दिल का खिलौना है टूट गया। ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था और ये चार्ट बस्टर था, मतलब कि ये बेस्ट सेलिंग रिकॉर्डिंग थी कि इस गाने की बहुत ज़्यादा इस गाने की जो सेल हुई थी, रिकॉर्डिंग जो कैसेट्स वगैरह बिके थे, बहुत ज़्यादा बिके थे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. An auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mausiqi Ustad Bismillah Khan. अब बिस्मिल्लाह खान की जो पर्सनालिटी थी और जो उनकी शोहरत थी वो बढ़ती जा रही थी। तो वो पहले इंडियन थे जो कि लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किए गए थे शहनाई बजाने के लिए। इन्होंने और भी जगह शहनाई बजाया, जैसे कि एक्सपोजिशन हुआ था मॉन्ट्रियल में, वहाँ पास कांस आर्ट फेस्टिवल, ये एक फ़िल्म फेस्टिवल होता है, कांस इज़ अ प्लेस इन फ्रांस, वहाँ भी इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया बांसुरी का। इसी तरह से ओसाका इज़ अ सिटी इन जापान, वहाँ का ट्रेड फेयर था तो वहाँ भी गए थे और इन्होंने वहाँ भी बांसुरी बजाई। तो इस तरह से तेहरान विच इज़ कैपिटल ऑफ ईरान, वहाँ भी इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, तो वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए थे। तो उसकी वजह से एक जो ऑडिटोरियम था, एक हॉल था, वो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था, जिसका नाम था तहार मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him, और राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको मिले।
In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. He said, "Teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में क्या हुआ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम भारत रत्न है, वो दिया गया। और वहाँ इस अवार्ड्स के मिलने के बाद इन्होंने प्रेस से, रिपोर्टर्स वगैरह से बात करते हुए ये कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए और ये भारत की रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और यहाँ तक कि अब जो है वेस्ट के लोग भी इंडिया की म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं। Khan Saab is exceedingly fond of Banaras and Dhumrao. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब प्यार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को लोग खान साहब कहा करते थे, और ये बनारस और डुमराव इनकी बहुत ही फेवरेट प्लेस थी, बहुत ही चहीती जगह थी। ये इन दोनों को हमेशा मिस किया करते थे। तो इनका एक स्टूडेंट था, एक शिष्य था जो कि अमेरिका में रहता था, तो वो चाहता था कि एक म्यूज़िक स्कूल इस्टेब्लिश करना, और वहाँ का प्रिंसिपल वगैरह बिस्मिल्लाह खान को, खान साहब को बनाना चाहता था। तो और स्टूडेंट जो इनका स्टूडेंट था उसने ये प्रॉमिस किया कि आप आइए, आप, हम जानते हैं कि आपको बनारस से बहुत लगाव है, डुमराव से बहुत लगाव है, तो यहाँ हम बनारस के जैसे टेम्पल्स बना देंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी जैसे कि रेप्लिका टाइप के, तो आपको बनारस मिस नहीं होगा। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique matta of Tumrao. तो उस स्टूडेंट की बात पे खान साहब ने ये कहा कि ठीक है, तुम रेप्लिका तो बना दोगे, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा बनारस से यहाँ यूएस में ला सकते हो? इसी तरह से जब वो मुंबई में थे खान साहब, तो हमेशा वो बनारस के बारे में और गंगा नदी के बारे में, वहाँ के घाट के बारे में सोचा करते थे, और उन्हें डुमराव का मट्ठा बहुत याद आता था। वो मट्ठा के बहुत शौकीन थे, डुमराव के मट्ठे की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath Temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है भारत के कल्चरल हेरिटेज का, और ये भी कि ये एक मुस्लिम होने के बावजूद और ये हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल जाते थे और वहाँ शहनाई बजाया करते थे। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत, उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 में हुई थी, 90 साल की आयु में, एक काफ़ी लंबी बीमारी के बाद। और ये एक फेमस पर्सनालिटी थे, तो इसी तरह से इनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, मीन्स ऑनर किया जाता है। जो भी फेमस पर्सनालिटी होती है, नेशनल सिग्निफिकेंट के लोग होते हैं, तो उनको जब इस स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, तो इसी तरीके से भारत सरकार ने भी एक दिन का नेशनल मॉर्निंग रखा, मतलब एक दिन का शोक रखा इनके मृत्यु पे, बिस्मिल्लाह खान की। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Like, share and subscribe my channel. Okay, bye.